नमस्कार। आज हम औपनिवेशिक दौर के नजरियों और भारतीय संस्कृति पर उनके असर की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। मतलब उस समय भारत को कैसे देखा गया और फिर बाद में भारतीय विचारकों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। हमारे पास औपनिवेशिक आख्यान और भारतीय सांस्कृतिक पुनर्विचार से जुड़े कुछ अहम विचार हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भारत को लेकर औपनिवेशिक सोच वो कितनी अलग-अलग थी और कैसे आज़ादी के बाद के विचारकों ने भारतीय सांस्कृतिक पहचान को अपने ढंग से अपनी शर्तों पर फिर से स्थापित करने की कोशिश की। तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। शुरुआत करते हैं औपनिवेशिक शख्सियतों से। विलियम जोन्स, उनका क्या नजरिया था? मैंने सुना है वो प्राचीन भारतीय ग्रंथों से, वेदों वगैरह से काफी प्रभावित थे। हाँ, बिल्कुल। जोन्स ने वेद और संस्कृत शास्त्रों जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों को भारत के एक गौरवशाली, एक तरह से सुनहरे अतीत का सबूत माना। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके इसी नजरिए का इस्तेमाल आप देखिए बाद में ब्रिटिश राज को सही ठहराने के लिए किया गया। अच्छा, कैसे? ये कहकर कि भाई अंग्रेज तो भारत की वो खोई हुई महानता वापस लाने में मदद कर रहे हैं। तो मतलब तारीफ भी एक तरह से औपनिवेशिक एजेंडा साधने का ये एक तरीका बन गई। हाँ हाँ, यही तो विरोधाभास है। प्राचीन भारत का सम्मान दिखाया गया ऊपरी तौर पर उसका इस्तेमाल हुआ औपनिवेशिक दखलंदाजी को वैधता देने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान का इस्तेमाल भी आप कह सकते हैं विमर्श पर, नैरेटिव पर नियंत्रण करने का एक जरिया बन सकता है। समझ गई। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं सोचता था, है ना? थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, उनका नजरिया तो एकदम बिल्कुल ही अलग था। उनका वो मशहूर बयान तो आज भी मतलब चौंकाता है। हाँ, मैकॉले का वो कथन कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक शेल्फ ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। ये उनके एंग्लिसिस्ट दृष्टिकोण का सटीक उदाहरण है। उन्होंने तो भारतीय ज्ञान प्रणालियों को सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के निम्नतर बताकर खारिज कर दिया। और उनकी वो अंग्रेजी शिक्षा की वकालत, उसका असल मकसद क्या था फिर? देखिए, उनका लक्ष्य था मकसद ये था कि ऐसे भारतीय तैयार किए जाएं जो रंग रूप में तो भारतीय हों, लेकिन सोच, पसंद, मूल्यों में वो अंग्रेज हों। अच्छा, जिन्हें बाद में भूरे अंग्रेज भी कहा गया। जी बिल्कुल। उन्होंने पश्चिमी उदारवाद और उपयोगितावाद को ही सभ्यता की एकमात्र कसौटी, एकमात्र पैमाना माना। तो अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो चाहे जोन्स की तरह भारत को रोमांटिक अंदाज में पेश किया गया हो या मैकॉले की तरह सिरे से खारिज किया गया हो, असल में दोनों ही तरीकों से सांस्कृतिक विमर्श पर पश्चिम का नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश थी। एक तरह से दो अलग अलग रणनीतियां थी, पर लक्ष्य एक ही था। समझ गई। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। अब आते हैं आजादी के बाद की प्रतिक्रियाओं पर। धर्मपाल जी ने इस बहस में क्या नया जोड़ा? उनका क्या योगदान रहा? धर्मपाल का काम देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने औपनिवेशिक काल से पहले भारत में मौजूद स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों के ठोस सबूतों को फिर से दुनिया के सामने रखा, खासकर शिक्षा, विज्ञान और शासन में। उनकी किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। वो दिखाती है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में शिक्षा कितनी फैली हुई थी और स्थानीय स्तर पर कितनी व्यवस्थित थी। अच्छा, तो उनका तर्क ये था कि उपनिवेशवाद ने जानबूझकर भारत के अपने जो सिस्टम थे, तंत्र थे, उनको तोड़ा? बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि उपनिवेशवाद ने भारत के स्वाभाविक सांस्कृतिक और शैक्षिक ताने बाने को आप कह सकते हैं कि योजना के तहत नष्ट किया। ये विचार भारतीय विरासत और संस्कृति को समझने के लिहाज से बहुत अहम है। और हाँ, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के संदर्भ में भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर अक्सर सवाल बनते हैं। सही कहा। और एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म का सिद्धांत, वो यहाँ कैसे फिट होता है? सईद का सिद्धांत हालांकि वो सीधे भारत पर केंद्रित नहीं था, पर यहाँ बेहद प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि पश्चिम ने पूरब यानी ओरिएंट की एक खास किस्म की छवि गढ़ी। अक्सर वो छवि विकृत होती थी, एग्जॉटिक होती थी, मतलब पूरब को रहस्यमयी, पिछड़ा या अजीब दिखाकर, ताकि पश्चिम उस पर अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक दबदबा कायम रख सके। भारत के संदर्भ में इसका मतलब यह हुआ कि भारत के बारे में जो औपनिवेशिक ज्ञान रचा गया, वो अक्सर सच्ची समझ बढ़ाने के बजाय सत्ता और नियंत्रण स्थापित करने का एक उपकरण ज्यादा था। तो ज्ञान खुद शक्ति का एक रूप बन गया। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। अब एस.एन. बालगंगाधारा के योगदान को देखते हैं। उनका दृष्टिकोण क्या अलग था इस सब में? बालगंगाधारा ने आप कह सकते हैं एक कदम और आगे बढ़ाया।
उन्होंने भारतीय परंपराओं पर जो पश्चिमी अवधारणाएं थोपी गई थीं, खासकर पश्चिमी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा मतलब ज्ञान को समझने और परखने के पश्चिमी तरीके। हाँ, बिल्कुल। और सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा है, उसकी उन्होंने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई, आप भारतीय संस्कृति को पश्चिम के, विशेष रूप से अब्राहमिक यानी यहूदी, ईसाई, इस्लाम वाले धार्मिक ढांचों से नहीं समझ सकते। तो फिर समझने का सही तरीका क्या है उनके अनुसार? भारतीय परंपराओं को कैसे समझा जाए? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के अपने जीवन जीने के तरीके हैं, अपनी परंपराएं हैं, जिसे उन्होंने धर्म कहा, जो कि पश्चिमी रिलीजन की अवधारणा से बहुत अलग और व्यापक है। उन्होंने कहा कि इन्हें उनकी अपनी शर्तों पर समझा जाना चाहिए, उन्हें मान्यता मिलनी चाहिए। असल में उन्होंने संस्कृति के एक ऐसे उत्तर औपनिवेशिक विज्ञान की वकालत की जो पूरी तरह से यूरो केंद्रित नजरिए से, उस चश्मे से मुक्त हो। ये एक बुनियादी चुनौती थी पश्चिमी समझ के वर्चस्व को। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जहां औपनिवेशिक नजरिया या तो भारत के अतीत का चुनिंदा महिमा मंडन करते थे या फिर उसे सिरे से खारिज कर देते थे, और दोनों का मकसद कहीं न कहीं नियंत्रण ही था। हाँ। वहीं दूसरी तरफ उत्तर औपनिवेशिक विचारक स्वदेशी ज्ञान को वापस लाने और पश्चिमी समझ के जो फ्रेमवर्क हैं उन पर ही सवाल उठाने पर केंद्रित थे। एकदम सही कहा। और ये पूरी बहस सिर्फ अकादमिक नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये समझने में मदद करती है कि ऐतिहासिक नैरेटिव्स कैसे बनते हैं और उनकी आलोचनात्मक पड़ताल, उनका क्रिटिकल एनालिसिस क्यों जरूरी है। यूपीएससी के नजरिए से भी देखें तो चाहे वो जीएस पेपर 1 में भारतीय विरासत और संस्कृति हो, या पॉलिटिकल थियरी हो, या फिर आजकल जो विषय चर्चा में रहते हैं जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या शिक्षा का उपनिवेशीकरण, इन सब के लिए ये समझ एक गहराई और एक नुआंस देती है। तो हमने देखा कि कैसे बाहरी ताकतों ने भारतीय संस्कृति को अपने सांचे में ढालने की कोशिश की और कैसे फिर भारतीय विचारकों ने इन कोशिशों का जवाब दिया, इन आख्यानों का मुकाबला किया और अपनी सांस्कृतिक पहचान को फिर से परिभाषित करने का एक दमदार प्रयास किया। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये जो ऐतिहासिक आख्यान हैं, चाहे वो औपनिवेशिक हों या उत्तर औपनिवेशिक, ये आज भी समकालीन भारत की अपनी पहचान और दुनिया में उसकी जगह को लेकर जो बहसें चलती हैं, उनको किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आज के इस सूचना विस्फोट के युग में हम संस्कृति के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कैसे करें ताकि किसी एक तरफा नजरिए के शिकार न हो जाएं। सोचने वाली बात है।